हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे सिक्स का सेकेंड चैप्टर, जो कि ग्लोब और अक्षांश एवं देशांतर के बारे में आपको बताया जाएगा। ये आपके हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम चाहेंगे कि आप समझते हुए, याद करते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं, हमारी पृथ्वी क्या है? गोलाकार, गोल पूरा ये नहीं है। तो कैसा है? तो यह जो है उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पर क्या है? थोड़ी चपटी है और ये मध्य जो भाग है यहाँ पर उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती हो? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में शाब्दिक ग्लोब, मतलब जो आप ग्लोब देखते हैं, ये जो ग्लोब है उसको आप देखकर पता कर सकते हैं कि हमारा पृथ्वी कैसा है। ग्लोब जो है क्या है? पृथ्वी का एक लघु रूप है और वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है? एक पृथ्वी का ही लघु रूप के रूप में आपको दिखाया जाता है। ये देख रहे हैं आप। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब होंगे, छोटे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते। एक आता है पॉकेट ग्लोब, जो कि पॉकेट में रखकर आप कहीं भी ले जा सकते हैं। रखने योग्य ग्लोब जो जैसे गुब्बारे वाले ग्लोब होते हैं, इसमें हवा भरी जा सकती है। ये सब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते। क्या होता है? ग्लोब जो है ये धुरी पर नाचते रहता है। देखिए, ये अक्ष है, इस पे ये घूमते रहता है। उसे इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू। आप बचपन में खेलते होंगे लट्टू, तो एक रस्सी से बांधकर आप जब लट्टू को घुमाते थे एक फोर्स के साथ, वो घूमते हुए रहता था। जैसे अभी कुम्हार को भी देखते हैं तो एक फोर्स के साथ वो घुमाता है तो वो घूमते रहता है। तो वही एक अक्ष पर जो है घूम रहा है कौन? ग्लोब। आगे है, ग्लोब पर देशों एवं द्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। जो भी ग्लोब में दिखाया गया है, देश है, द्वीप है, महाद्वीप है, और देखिए ये जो है ये क्या है? एक सागर के रूप में है। ये देखिए द्वीप महाद्वीप के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। ये सब ग्लोब में दिखाया गया है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु में स्थित का वर्णन करना कठिन। मतलब पृथ्वी के समान जो है किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति को वर्णन आप नहीं कर सकते, वो थोड़ा कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे पता, मतलब हम उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन स्थान है? इसके लिए कुछ बिंदु एवं रेखाएं के संदर्भ में, इसकी जो रेखाओं के संदर्भ में की आवश्यकता होती है। कुछ बिंदु हम डिकोड कर सकते हैं, कुछ रेखाएं हम खींच सकते हैं, जिससे हमको पता लगेगा कि ये स्थान कहाँ का है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है। एक जो सुई है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं एक सुई की अवस्था में झुकी हुई है, इसको क्या बोलता है? अक्ष बोला जा रहा है। ठीक समझ गए होंगे। आगे है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब पर जो जो दो जो बिंदु गुजर रही है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। हम इसको देख लेते हैं। तो ये जो देखिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को दिखाया है, ये और ये क्या है? ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। आगे है, ग्लोब की इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। पूछता है जो ग्लोब किस ओर घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी की भांति, जैसे पृथ्वी किसे घूमता है? पृथ्वी की घूर्णन गति आपसे पूछेगा तो ये होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। आपसे पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ग्लोब भी कैसे घुमाएंगे हम? तो पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर हम घुमाएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। क्या? तो पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। पृथ्वी पर क्या है?
कोई ऐसे जैसे ग्लोब में दे दिया सुई, वो सुई नहीं होती है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। ये जो है क्या होता है, अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती रहती है, जो एक काल्पनिक रेखा। और क्या है एक, वो काल्पनिक। पृथ्वी कैसे घूमता है, तो ये अपने अक्ष पर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। और जो ग्लोब है वो एक सुई के रूप में आपको दिखाया जाता है, वो अपने अक्ष पर सुई जो दिख रहा है वो उसका अक्ष है और उस पे वो घूम रहा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक जो काल्पनिक रेखा है ग्लोब को कितने भागों में बांटती है, तो दो भागों में बांटती है। एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है। अब इसको हम समझेंगे आगे। क्या है वो, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो दो भागों में ग्लोब को बांट रही है उसको क्या बोलता है, जो दो भागों में ग्लोब को बांट रही है उसको विषुवत वृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विषुवत वृत्त। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के जो उत्तर में जो है उसको आधा क्या बोला जाता है, दक्षिण उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिण वाला भाग है उसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग हैं। ये जो दोनों, एक ऊपर वाला भाग इसको उत्तरी गोलार्ध, एक नीचे वाला भाग इसको दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों भाग क्या होते हैं, आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। इस प्रकार क्या होता है, विषुव पृथ्वी जो है एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह जो होता है, यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण और संदर्भ बिंदु है। मतलब ये जो है ये आपको एक सटीक सटीक क्या बताएगा, स्थिति बताएगा, उसका समय बताएगा जो ये कितना इसका बिंदु है, सही बिंदु इसका काल बताएगा। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जो विषुवत वृत्त है उससे समान दूरी जो रहेगा उसको क्या बोलेगा, अक्षांश या समांतर रेखाएं। क्या आप इसको याद रखिएगा, बोलता है अक्षांश रेखाएं किसे कहा जाता है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों की अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये समझिए कि विषुवत वृत्त जो है, ये विषुवत वृत्त है, ये विषुवत वृत्त है। तो इसके समांतर ये सब समांतर हैं, ये समांतर हैं, इसको क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं हो गए। ये अक्षांश रेखाओं जो होता है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ये पूछता है जो अक्षांश को किस में हम मापते हैं, तो अक्षांश को हम अंश में मापते हैं। ये समझ गए होंगे अक्षांश किसे कहते हैं, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो स्थित सभी समांतर वृत्त हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। विषुवत वृत्त शून्य किससे नापा जाता है, तो ये अंश से मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत किसको दर्शाती है, शून्य अंश जो है किसको दर्शाती है, अक्षांश को दर्शाती है। शून्य जो होगा वो अक्षांश को दर्शाएगा। ये देखिए, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त के एक चौथाई होती है। जो इसकी दूरी विषुवत वृत्त जो होती है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों के बीच की दूरी जो होता है क्या होता है, एक चौथाई होता है। इसका माप जो होता है 360 डिग्री अंश, यानी 1/4 यानी 90 अंश। 360 होगा उसका 1/4 यानी 90, 9 चौक 36, 90 हो गया। तो इस प्रकार अंश का उत्तरी अक्षांश जो होता है उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिण ध्रुव दर्शाता है। ऐसे आप समझेंगे, ऊपर की जो भाग है, 90 से ऊपर जो भाग होगा वो क्या दर्शाएगा, उत्तरी अक्षांश को। नीचे भाग जो है वो क्या दर्शाएगा, दक्षिणी अक्षांश को। आगे चित्र के माध्यम से भी आपको दिखाया जाएगा, वो हम देख लेंगे। ये आप याद रखिएगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको याद रखिएगा कि विषुवत वृत्त के उत्तर के जो भी सभी रेखाएं हैं, उत्तर के जो भी सभी रेखाएं हैं उसको क्या कहा जा रहा है, उत्तरी अक्षांश। इसको हम कहेंगे उत्तरी अक्षांश। तथा विषुवत वृत्त के, ये जो विषुवत वृत्त है उसके दक्षिणी जो भाग है उसको क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। ये समांतर रेखाएं जो भी आएंगे कट के उसको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। कह रहा है कि अपने स्थान जहाँ पर हम हैं
वहाँ पर ध्रुव तारे हम देखते थे, उनका कोण माप कर आप अपने स्थान के अक्षांश को, यहाँ पर ध्रुव तारा है तो इसके कोण को हम नाप लेंगे, तो अपने जहाँ पर हम हैं वहाँ के अक्षांश को माप सकते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण भी लिखा जाता है, और प्रत्येक जो उनके मान होंगे उनके मान में उत्तर और दक्षिण दोनों लिखा जाएगा। सामान्यतः इसे उत्तर उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, ये आपसे पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, ये जो पॉइंट है आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र और के कहाँ पर जो है 20 डिग्री अक्षांश अंश स्थित है, ये सब पूछा जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए आपसे को समझाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो है चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, महाराष्ट्र में कहाँ, तो चंद्रपुर में, और ब्राज़ील में कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका है, कहाँ है, दक्षिण अमेरिका, ये ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका में, और में बेलो होरिजेंटो, बेरी बेरो हेरी होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। कौन-कौन? तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका में है, में बेरो होरिजेंटो एक ही अक्षांश कितने, तो 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में, एक बेलो होरिजेंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। इसको आप समझिएगा कि 20 अंश जो है, 20 अंश कहाँ पे, 20 अंश है चंद्रपुर में, और 20 अंश कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त में। ये दोनों क्या है, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में, दोनों उत्तर और दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर उत्तर जो है 20 डिग्री उत्तर और अक्षांश पर, तथा बेरो हॉरिजॉन्टल 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र इसमें हम देख लेते हैं जो क्या क्या कहाँ पर स्थित है। जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो विषुवत वृत्त दूर से हम दूरी जितना जाएंगे तो उसका आकार क्या होगा, अक्षांशों का आकार बढ़ेगा या घटेगा, तो विषुवत वृत्त के अक्षांशों का आकार क्या होगा, घटेगा। ये देखिए चित्र को हम देखेंगे तो अक्षांश, ये क्या है, अक्षांश तथा ताप कटिबंध। तो ये आपसे पूछा जाता है, ये क्या है, विषुवत वृत्त, 0 डिग्री क्या होता है, विषुवत वृत्त। ऊपर हम जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पर उष्णकटिबंध, ये जो क्षेत्र हो गया उष्ण हो गया, उसके ऊपर होता है कर्क, उसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंध, कर्क में ही शीतोष्ण कटिबंध, और नीचे जब हम आएंगे तो मकर, ऊपर हो जाएगा कर्क, नीचे मकर, बीच में विषुवत वृत्त। कितना विषुवत वृत्त, 0 डिग्री। तो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है, नीचे में है, और दक्षिण कहाँ होता है, नीचे, उत्तर ऊपर, और दक्षिण ध्रुव भी है नीचे, और दक्षिण शीत कटिबंध भी है। इसके बारे में हम डिटेल्स अब पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश जो है समांतर रेखाएं, जो अक्षांश क्यों, ये जो समांतर रेखाएं ये समान से चलेंगी, इसको अक्षांश कहते हैं। और देशांत जो होता है इस प्रकार एक बिंदु से आपको चलता हुआ दिखाई देगा। इसका एक केंद्र होता है, लेकिन इसका एक केंद्र नहीं होता, ये समान होता है, जहां से चलेगा वो उसका समान रेखाएं होंगी। आगे है विषुवत वृत्त 0 डिग्री, अच्छा उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, विषुवत वृत्त कितना, 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव कितना है, 90 डिग्री ऊपर में, उत्तर में, तथा दक्षिण ध्रुव कितना, 90 डिग्री दक्षिण में, के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं पर की ओर भी हैं। ये हैं, ये कौन कौन है, तो पहला है, ये आपसे पूछा जाता है, और ये एक ऑप्शन के रूप में आपको देखने को मिलता है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध वृत्त, इस सब के बारे में आप याद रखिएगा। अभी हम देख रहे हैं, चार हैं, चार में कौन कौन से हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कितना, 23.5 डिग्री उत्तर में है। कितना, उत्तरी जब जब बोलेगा तो ऊपर की ओर जाएंगे, और कर्क रेखा है तो कर्क क्या होता है, ऊपर होता है, मकर क्या होता है, नीचे होता है। तो कर्क रेखा के बारे में बोलेगा तो 23.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिणी गोलार्ध बोलेगा तो मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध बोलेगा तो मकर रेखा 23.5 डिग्री नीचे, और विषुवत वृत्त बोलेगा, विषुवत वृत्त मतलब बीच के विषुवत वृत्त जो होता है, बीच में जो होता है विषुवत वृत्त है, उसके ऊपर जब बोलेगा तो 66.5 डिग्री उत्तर, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर, तो उत्तर ध्रुव हो जाएगा। उत्तर बोलेगा तो उत्तर ध्रुव वृत्त होगा, और दक्षिण बोलेगा तो दक्षिण ध्रुव वृत्त होगा। कब, तो वृत्त हो जाएगा ऊपर में, रेखा हो जाएगा नीचे में, विषुवत रेखा कब,
कहाँ तो दक्षिण, ये नीचे दक्षिण रेखा में दक्षिण ध्रुव वृत्त, और उत्तर में हो जाएगा तो उत्तर वृत्त जो विषुवत वृत्त में होगा, और विषुवत रेखा कहाँ हो जाएगा, दक्षिण में दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। ये आप समझ लिए होंगे। जैसे देखिए सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। ये पूछता है जो सीधी सतह पर हम जब टॉर्च की प्रकाश को तेज गति से हम देते हैं तो कितना फैलेगा, तो वो कम फैलेगा। अब देखिए पृथ्वी के ताप तथा पृथ्वी के ताप कटिबंध को हम पढ़ेंगे, तो पृथ्वी के ताप कटिबंध में भी आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। कब? तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार ये बीचों बीच होगा, दोपहर सीधे सिर के ऊपर होगा, समझ गए? ये सिर के ऊपर होगा, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। और यहाँ पर क्या होगा, सबसे जहाँ सीधा हो जाएगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। कहाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश जो हैं सूर्य में बस एक बार दोपहर के सिर के ऊपर पड़ेगा, और इसके कारण जो ऊष्मा क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अधिक ऊष्मा प्राप्त होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोला जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर पर के ऊपर नहीं होता है, और इनके बाद जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर पर नहीं होता है, आप याद रखिएगा, बस एक ही वक्त रहता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ध्रुव की पूछता है, ध्रुव की तरफ जो है सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, तो तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मतलब बीच का जो क्षेत्रफल रहता है, क्षेत्र का रहता है, वो मध्यम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो तिरछा पड़ रहा है, वो तिरछा पड़ रहा है। कहाँ? मकर रेखा में भी और कर्क रेखा में भी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। इसको इसीलिए क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। जब तिरछा पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा? शीतोष्ण। तिरछा दोनों में पड़ रहा है, कहाँ? उत्तर में भी पड़ रहा है और दक्षिण में भी पड़ रहा है। इसको इसलिए क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर तापमान जो होता है मध्यम होता है, थोड़ा-थोड़ा होता है, ना ज़्यादा ना कम होता है। इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे है जो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। इसको आप अगर हम समझेंगे तो ऐसे समझिए कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर का जो गोलार्ध है उत्तर में, और उत्तर ध्रुव वृत्त, ये जो उत्तर ध्रुव वृत्त है, और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में, ये दक्षिण गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव वृत्त में यहाँ पे, और दक्षिण ध्रुव के बीच, यहाँ पर जो दक्षिण ध्रुव है यहाँ के बीच जो है ठंड बहुत होती है। यहाँ पर क्या होता है? ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य होता है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं, मतलब कि ऊपर नहीं जा पा रहा है, जितना उसको होना चाहिए उससे ऊपर नहीं जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर शीत कटिबंध कहलाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? शीत कटिबंध है। यहाँ जो होता है सूर्य जो है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसीलिए इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। आपको ठंड लगती होगी। आगे है कि देशांतर किसे कहते हैं? देखिए ये तिरछी है, ये देखिए, ये आप तिरछी को देख रहे हैं, तो तिरछी में आप सूर्य का प्रकाश देखिए कैसे पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश जो है ज़्यादा फैल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो है कम सूर्य का प्रकाश रहेगा, तो कम आपको गर्मी लगेगी। जिस प्रकार ये फैलता है तो इसका क्षेत्र क्या होता है? अधिक फैलता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तिरछी सतह पर टॉर्च का जो प्रकाश है कम तेज, और परंतु अधिक क्षेत्र तेज कम होगा, और क्षेत्र क्या होगा? अधिक होगा। जब हम सीधा रखेंगे तो उसका एक बिंदु बन जाएगा, वह क्षेत्र कम घेरेगा, लेकिन उसका प्रकाश जो होगा ज़्यादा होगा। आगे है देशांतर क्या है? हम आपको पहले ही बता दिए थे। ये जो देखिए आप, ये देशांतर को आप समझ लीजिए। जो एक ये जो एक बिंदु है यहाँ से आपको कटते हुए नज़र आएगा। यहाँ से आप कटते हुए नज़र आए एक दूसरे से, ये देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यहाँ से पूरा इसका क्या हो जाएगा? ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को ये मिलाता है। कितने-कितने डिग्री में है?
तो यहाँ पर 180 से शुरू होता है, 180 से यहाँ देखिए ये पूर्व पश्चिम की भाग है, ये पूरब की भाग है। ये क्या है? पश्चिम है, ये पूरब है। तो हम आगे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ के समझ लेते हैं। आप ये समझ लीजिए देशांतर किसको कहते हैं। देशांतर और अक्षांश, देशांत और अक्षांश को आप समझ लीजिए। तो अक्षांश जो होता है ऐसे एक समांतर रेखा में चलता है, और देशांतर जो है एक बिंदु से आपको कटते हुए, एक बिंदु से मिलते हुए आपको दिखाई देगा, जैसे ये है। आगे है देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश की के अतिरिक्त और जानकारियाँ की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप तथा हिंद महासागर में जो स्थित है मॉरिशस द्वीप, एक अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? दो आपसे द्वीप कहा गया है। तो ये पूछता है जब प्रशांत महासागर में कौन द्वीप है? तो प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप है। और हिंद महासागर में कौन द्वीप है? तो हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है। हिंद महासागर में कौन? तो मॉरिशस। और प्रशांत में कौन? तो टोंगा। ये याद रखिएगा। और कहाँ पर है? अक्षांश के 20 डिग्री जो होता है दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ये जो देख रहे हैं पूरब है, पश्चिम है, ये इसके जो दक्षिण है वहाँ पर ये स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन रेखाओं की दूरी कितनी है। और बोलता है जो ये जो दूरी, इसको दूरी नापने के लिए उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की जो रेखाएं उनकी स्थान कितनी है, उसकी दूरी कितनी है, इसको हम देखेंगे उसकी कितनी दूरी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। और ये जो हम देखेंगे उनकी जो रेखाएं दूरी होंगे, ये कितने दूरी के में है, उसको क्या बोलेंगे? देशांतरीय यामोत्तर। आगे है तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। और उनके जो बीच की दूरी होंगे, ये बीच को जी ये जो दूरी होंगे ये किसको क्या क्या बोलेंगे? देशांतर। ये जो दूरी होंगे इसको क्या बोला जाएगा? तो देशांतर के अंशों में मापा, इसको देशांतर का अंश कहेंगे। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। और जो भी मिनट होगा उसको सेकंड में विभाजित कर देंगे, जो अंश होगा उसको मिनट में विभाजित कर देंगे, जो मिनट होगा उसको सेकंड में विभाजित कर देंगे। ये अर्धवृत्त है। ये क्या है? ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। और यहाँ पर जो है बीच की दूरी जो है, ये जो बीच की दूरी है इसको ध्रुव की ओर हम जब बढ़ा रहे हैं तो इसकी दूरी जो क्या है? घटते जाती है। देखिए ये जो है यहाँ पर हम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये जो दूरी है इसकी क्या होती है? ये घट रही है। एवं ध्रुवों पर जो है ये शून्य हो जाता है। और ध्रुव पर जब हम जाएँगे तो ये क्या हो जाएगा? ये शून्य हो जाएगा। जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं। आपको पहले बता देते जो सभी जो सब होंगे वो एक दूसरे से यहाँ पर आकर मिल जाएँगे। ये इसका केंद्र हो जाएगा। अक्षांश क्या है? अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई क्या होती है? समान होती है। और अक्षांश में आप देखते हैं तो इसकी लंबाई जो होती है सब क्या होती है? समान होती है। इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। और इसको जो है मुख्य संख्या में व्यक्त करने में कठिनाई होती है। तथा सभी देशों से निश्चय किया गया कि ग्रीनिच और सभी देशों से निश्चय किया गया कि ग्रीनिच यहाँ ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला है। और पूछा जाता है ग्रीनिच कहाँ है? तो ब्रिटिश में है। और यहाँ पर क्या है? तो ब्रिटिश का राजकीय राजकीय वेधशाला है। कहाँ पर? ग्रीनिच में। ग्रीनिच कहाँ है? तो ब्रिटिश में है। से गुजरने वाली यामांतर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाती है। अब इसको हम समझेंगे तो आप समझिए ऐसे, जो एक बार हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम समझा देंगे कैसे क्या लिखा हुआ है। सभी देशों से निश्चय किया गया कि ग्रीनिच यहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है। से गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए तथा इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इनका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, जो एक ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका ग्रीनिच। ये जो इसको 0 डिग्री माना, एक पूरब की ओर एक पश्चिम की ओर।
इसको 180 डिग्री माना, 180 और इसको 180 माना, ठीक। ये कहाँ पर है ग्रीनिच? ग्रीनिच जो है ये ब्रिटिश में, कहाँ है? ब्रिटिश में। यहाँ पर राजकीय वेधशाला भी स्थित है। और यामांतर इसको पूरब, इसको पश्चिम माना। इसका कितना माना? और 0 डिग्री किसको माना? तो 0 डिग्री जो यहाँ पर से शुरू होगा उसको देशांतर 0 डिग्री माना। पूरब के 180 डिग्री और पश्चिम के 180 डिग्री। पश्चिम हो गया 180, पूरब हो गया 180, ठीक। आगे है यही लिखा हुआ है। और आगे है हम देखते हैं कि पूर्व का 180, पश्चिम का 180 गणना करते हैं। प्रमुख यामांतर तथा 180 डिग्री यामांतर मिलकर पृथ्वी को दो भागों में, समान भागों में बांटता है। तो पृथ्वी ये दोनों जो है 180 180 मिल जाएगा तो दोनों क्या होता है? पृथ्वी को दो समान भागों में बांट रहा है। एक होता है पूर्व का भाग, एक होता है पश्चिम का भाग। एक होता है पूर्वी गोलार्ध, एक होता है पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त किया। एक पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर कैसे? तो पू और एक बिंदु रख के तथा पश्चिम के लिए प और एक बिंदु रख के उपयोग करते हैं। ये आप देख रहे हैं। यह जानना रोचक है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री यामांतर एक ही रेखा पर स्थित है। ये जो है 180 डिग्री पूर्व है, ये 180 डिग्री पश्चिम है और ये बीच की जो रेखा है देशांतर रेखा है, इसका मान कितना है? 0 डिग्री है इसका मान। ये आपसे हर बार कहीं न कहीं आपको भूगोल के विषय में आपको देखने को क्वेश्चन के रूप में मिलता है। आगे है ऐसे इसके ऊपर हम कुछ देख लेते हैं, कुछ करके सीखो में है तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो आपको जो लिखा हो वो हम आपको समझा दिए। आगे है ये हम समझ लिए। अब जो है ग्लोब पर अक्षांश मतलब समांतर रेखाओं पर देशांतर या अमांतर के बीच बनी वो ग्रिड को देखते हैं। तो ये ग्रिड जो है ये जो एक ये ग्रिड है। क्या ये? ग्रिड है। देखते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तर और अक्षांश में 90 डिग्री पूर्वी देशांत पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धुबरी धुबरी की सही स्थिति होगा। देखिए आप यहाँ पर जैसे कह रहा है आपको देखने के लिए, तो हम देखते हैं तो उत्तरी अक्षांश कितना? तो उत्तर में बोल रहा है कितना? तो 26। तो उत्तर में 26 को हम देखेंगे। उत्तर में ये 26 देख रहे हैं, उत्तर में 26 और क्या कहता है? पूरब। कहाँ पे? ये पूरब हो गया। ये क्या हो गया? पूरब हो गया। समझ गए? तो ये क्या हो गया? एक बिंदु हो गया। ये अक्षांश जो है उत्तरी और पूर्वी के रूप में हम देख रहे हैं। देशांतर और अक्षांश, इसको हम देशांतर अक्षांश को हम समझ चुके हैं। ये क्या हो गया? देशांतर हो गया। ये क्या हो गया? अक्षांश हो गया। तो अक्षांश और देशांतर के बीच की जो दूरी है उसको हम देखने को लिए कह रहा है। ये कहाँ पर है? असम में है, धुबरी। आगे है इसको समझने के लिए कागज पर एक समान दूरी की वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं को संख्या 1 2 3 4 करके हम ख ख ग घ करके हम व्यक्त करेंगे, जिससे बिंदुओं के ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है। जैसे एक दूसरे को जो हम रेखा को काटेंगे तो ऊर्ध्वाधर जैसे होंगे और क्षैतिज जैसे होंगे। उनकी दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे को काटते हुए नजर आए ऐसे करके। ये देखिए ये आपका अथी होगा, ठीक। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। ये जो कह रहा है पूर्व देशांतर, पूर्व का देशांतर और क्षैतिज जो है उत्तरी, ये उत्तर की भाग हो गया और ये पूर्व देशांतर हो गया, उसको व्यक्त करता हो। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? तो ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है और ये प्रशांत महासागर है। यहीं से आपको दिखाया था और ये इसमें भी आपको एक क्वेश्चन दिखा गया था, देखने को मिला था। ये जो है आप देख रहे हैं चीन है। ग्रीनिच रेखा को हम देखेंगे तो ये ग्रीनिच रेखा है। ये
एक बीचों बीच काट रही है, ये 0 डिग्री देशांतर है। ये इंग्लैंड है, इसके ये जो भाग है पूरब का भाग है और ये भाग क्या है, पश्चिम का भाग है। इसको ऐसे समझें। ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, प्रशांत महासागर माइनस है और अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पर देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ पर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये जो है ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये देखिए आगे जो माइनस और प्लस को भी हम समझेंगे। जब हम इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, जब हम इधर आएंगे पश्चिम की ओर आएंगे तो माइनस होगा, और जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो ये प्लस होगा। इसको आगे बोलेंगे, पूरब की ओर जाएंगे तो आगे होगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो हम पश्चिम होगा। इसलिए आपसे कभी कभी पूछा जाता है पश्चिमी देश, तो पश्चिमी देश का कैसे इसको मापा जाता है, तो ग्रीनिच रेखा से इसको मापते हैं। पश्चिमी देश कौन में है और पूर्वी देश कौन है। तो इसे हम समझ गए। आगे हम चलते हैं, चित्र को भी हम समझ चुके हैं। आगे है जो आप देखेंगे कि वृत्त अ ख उत्तरी अक्षांश और ए डिग्री पूर्वी देशांतर को दर्शाता है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें अ और घ श ब त ये सब क्या है, ये किसको दक्षिणी देशांत को दर्शा रहा है, ये उत्तरी देशांतर को दर्शा रहा है। उत्तरी को दर्शा रहा है, ये दक्षिण को दर्शा रहा है। ये जो है पूर्व और ये पश्चिम को दर्शा रहा है। तो इसको हम पूर्व और पश्चिम 1 डिग्री यहाँ पर दिखा रहा है पूर्वी को देशांतर, और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये पश्चिमी है। उत्तरी अक्षांश और अ ख को देखिएगा तो अ और ख ये क्या है, अ और ख जो है ये उत्तरी अक्षांश है, पूर्वी देशांतर कोण है। तो एक डिग्री जो है ये पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। आगे है देशांतर और समय। अब हम समय को देखेंगे और समय को कैसे निकाला जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। जो पृथ्वी है, चंद्रमा है, ग्रह है, उनकी जो गति है, किस गति से वो चल रहा है, उसके अनुसार हम समय को मापते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व के उस समय निर्धारित का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। स्थानीय समय जो है सूर्य के द्वारा जो परछाई आप देखते हैं उससे हम लगा सकते हैं, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। दोपहर में पूछता है जो परछाई क्या होता है, छोटी होती है, लेकिन जब सूर्यास्त और सूर्योदय होता है तो परछाई आपको बहुत दिखाई देने को मिलती है। ये लंबी होती है, लेकिन जब दोपहर के समय होता है तो सीधा पड़ता है वो तो छोटी होती है। आप टॉर्च को देखे थे, जो तिरछे पड़ेगी तो ज़्यादा जगह को छेकेगी, और जब वो सीधे पड़ेगी तो वो कम जगह को छेकेगी और सीधा पड़ेगी और तीव्र होगी। उसका जो इंजोर होगा, उसका जो लाइट होगा वो ज़्यादा होगा, लेकिन तिरछे जब होगा तो वो कम होगा। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। जब आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा सूर्य की किरण, तो वो क्या होगा, उस समय दोपहर होगा। ये दोपहर का समय होगा। ठीक। आगे है, चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये पूछता है पृथ्वी किससे चक्कर लगाती है, तो पश्चिम से पूर्व की। आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, इसी में क्वेश्चन भी है, आपको दिखने को मिलेगा कि पृथ्वी का चक्कर कैसे होता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे चलती है। आगे है कि अतः वह स्थान को ग्रीनिच से के पूर्व में है। जो स्थान है ग्रीनिच, ये ग्रीनिच है उसके पूर्व में यह स्थान है। उनका सम्मान ग्रीनिच समय से आगे होगा जो पश्चिम में है, और जो उसका जो है वो आगे होगा। आपको हम बताए थे, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ये क्या होगा, ग्रीनिच से जो पूर्व में है वो उसका समय आगे होगा, जो ग्रीनिच से पश्चिम है उसका समय माइनस होगा। ये माइनस है, पीछे होगा। समय के अंतर की गणना जो है, समय की दर की गणना निम्नलिखित विधि से हम अब देखेंगे कैसे की जा रही है। पृथ्वी कितने घंटों में घूमती है, तो पृथ्वी जो है 24 घंटों में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाता है। एक बार पृथ्वी जो है 360 डिग्री 24 घंटा में घूम जाता है। ठीक। वह अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, और 1 घंटे में कितना, तो 15 डिग्री।
एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। तो इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 4 मिनट में जो है 1 डिग्री वो घूम जाता है। समझ गए? तो ऐसे पूछेगा तो 24 घंटे में अपने अक्ष पर पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है? तो 360 और 1 घंटे में कितना घूमती है? तो 15 और 1 मिनट में 4 मिनट में कितना घूमती है? तो 1 डिग्री। याद रखिएगा 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री और 24 घंटे में 360 डिग्री इसको कैलकुलेट करके आप देखिएगा। इस प्रकार एक ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं। जब यहाँ पर दोपहर के 12 बजेंगे ग्रीनिच पर, तो ग्रीनिच से के 15 डिग्री पूर्व मतलब ग्रीनिच के जब 15 डिग्री पूर्व आते हैं 15 डिग्री पूर्व जब हम आते हैं, तो समय कैसे होगा? तो 15 को 4 से हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। 15 को 4 से हम गुणा करेंगे तो 60 होगा। ये 60 जो होता है 1 मिनट, एक कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट कितना होता है? 1 घंटे के बराबर होता है। कितना? तो 1 घंटे के बराबर 60 मिनट। ये सब जानता है, आप भी जानते होंगे। तो ग्रीनिच के समय के जो है 1 घंटा आगे होगा अर्थात दोपहर के 1 बजे होंगे। 15 डिग्री जब हम इधर आएँगे, ऐसे आप समझिए 15 डिग्री जब हम इधर आएँगे, ये पूरब है, ये ग्रीनिच रेखा है, ये 15 डिग्री जब हम इधर आएँगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री में कितना हम भाग रहे हैं? 4 मिनट में हम कितना भाग रहे हैं? तो 4 मिनट में हम भाग रहे हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री घूमती है, ठीक? इसको आप हम 15 गुणे 4 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 60। तो 60 कितना हो जाएगा? 1 घंटा। 1 घंटा 15 जब हम डिग्री घूमेंगे तो 1 घंटा हम आगे बढ़ेंगे। कितने से? ग्रीनिच से। ठीक? ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे अर्थात दोपहर 1 बजे होगा। ग्रीनिच जो है 15 डिग्री पश्चिम का एक ग्रीनिच जो होगा 1 घंटा पीछे होगा। वही जब हम आगे बढ़े तो वही हम पश्चिम की ओर जब हम जाएँगे, जब हम पश्चिम की ओर इधर जब हम जाएँगे तो माइनस हो जाएगा 1 घंटा। क्यों? तो 15 डिग्री हम इधर चले तो माइनस में, 15 डिग्री इधर चले तो ये प्लस में, प्लस इधर 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 होगा तो ये 1 घंटा आगे हो जाएगा और यह इधर जब पश्चिम की ओर जाए कहेगा तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा। समझ गए होंगे? किसी स्थान को अ, अब यहाँ से है जो वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे, मतलब यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो वहाँ क्या बजेगा? 11 बजेगा। इसी प्रकार ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगा। जब दोपहर के 12 बजेगा ग्रीनिच में तो 180 डिग्री होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य रात्रि हो जाएगा। किसी स्थान पर जब हम सूर्य आकाश में सब अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में कितने बजते होंगे? तो 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया जो समय होता है उस स्थान का स्थानीय मान जो हम घड़ी में देखते हैं तो उसका क्या होता है? एक स्थानीय मान होगा, समय होगा। आप देखते हैं कि दिए गए देशांतरीय यमांतरों पर सभी स्थानों का स्थानीय समय जो होता है समान होता है। जो समय होता है वो क्या होता है? सभी समान होता है, लेकिन पूरब और पश्चिम की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो डिग्री के अनुसार उसका समय भी बदलता चला जाता है। 1 घंटा आगे, 1 घंटा पीछे, 15 डिग्री जाएँगे तो 1 घंटा आगे, 15 डिग्री पीछे जाएँगे तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा। हर मानक समय क्यों मानते हैं? हम जो है मानक समय को क्यों मानते हैं? इतना ही होगा, इसको क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब आगे। अलग-अलग यामांतरों पर स्थित स्थानों की स्थानीय समय में अंतर भी है। तो कैसे? तो ऐसे इसको हम समझेंगे जो होता है उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय पर जो है सारणी तैयार करना कठिन हो। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है असम और द्वारका के बीच के स्थानीय मान का लगभग कितना दूरी है? तो 1 घंटा 45 मिनट याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्वारिका गुजरात की द्वारिका और असम का डिब्रूगढ़ का स्थानीय समय जो है कितना घंटा का अंतर है? तो 1 घंटा 45 मिनट का। इसीलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामांतर के स्थानीय समय को देश का क्या होता है? समय मानक समय माना जाता है। उसके जो भाग से गुजरेंगे, ये जो मानक समय है, ये यामांतर है। जैसे गुजरात से आपको दिखा रहा है कहाँ से? असम की ओर। इसीलिए यामांतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसीलिए इसको क्या माना जाता है? यामांतर रेखा को पूरे देश का समय मानक समय माना जाता है। इसको हम मान के चलते हैं।
भारत में जो है कैसे है, तो भारत में 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री ये जो पूरब है, ये जो आप देख रहे हैं, ये 82.5 डिग्री पूरब का है। यानी कि 82 डिग्री और 30 मिनट पूरब, ये देखिए को यामांतर माना गया है। भारत में कहता है कितना यामांतर मानक है रेखा है, तो 82.5 याद रखिएगा। और कहाँ से कहाँ है दूरी में आपको दिखाया गया, तो द्वारिका और असम के बीच की दूरी में कितना अंतर है, तो 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आपको देखने को मिलता है। इस यामांतर को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत के लिए 82.5 डिग्री है, जो पूरे देश के लिए ये माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मानक समय का कितना मानक है समय है, तो 82.5 डिग्री पूरब की ओर, 82.5 डिग्री पूरब की ओर। ऐसे दे देगा 82.5 1/2 पूरब, और या दे देगा 82 डिग्री 30 मिनट पूरब। अब आगे है, जो कबीर जो है भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में जो है 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। कब? तो लंदन के दोपहर जो है अपराह्न में, मतलब दोपहर में लंदन में जो होगा वो दोपहर होगा, शुरू होगा। कौन? तो कबीर कह रहा है जो अब हम आज जो है हम सो नहीं पाएंगे, क्योंकि मैच जो है कहाँ है? इंग्लैंड में। कब है? तो अपराह्न के 2 बजे से शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच जो है समय जो है शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। मतलब भारत में उस समय भारत में कितने बज रहे होंगे? 7:30। भारत में 7:30 बज रहे होंगे, और इंग्लैंड में जो है 2:30 बज रहे होंगे। कितना? नहीं, 2 बज रहे होंगे। इंग्लैंड में 2 बज रहे होंगे, ये दोपहर होगा, यहाँ पे ये क्या होगा? शाम होगा। ठीक, समझ गए? तो देर रात्रि समाप्त होगा, शुरू होगा, और देर रात्रि में ये 7:30 बजे भारत के अनुसार शुरू होगा और रात में समाप्त होगा। तो क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच के समय में कितना अंतर है? तो हम भारत और इंग्लैंड के बीच में कितने के समय का अंतर है, उसको हम देखते हैं। तो उसको हम पहले से भी हम बता चुके हैं कि भारत में जो समय है और इंग्लैंड में जो समय है, उसको ग्रीनिच रेखा से आप मापते हैं, तो यहाँ पर प्लस होता है। भारत में कहाँ पर है? पूरब में है। तो भारत में अगर पूरब में है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। और ये क्या है? देशांतर है, मध्य में है। इंग्लैंड कहाँ है? तो मध्य में है। और इसके यह इधर क्या होगा? पश्चिम है, तो पश्चिम में माइनस में होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर भारत है, तो भारत के जो पूरब और पश्चिम को हम देखेंगे, तो पश्चिम में हो जाएगा क्या? तो इंग्लैंड। तो पश्चिम जब भारत इंग्लैंड हो जाएगा, तो ग्रीनिच से हम मापेंगे, तो ये भारत से प्लस में होगा। भारत क्या होगा? उससे प्लस होगा। तो ये प्लस हो जाएगा, कितने घंटे का प्लस होगा उसको हम अब देखते हैं। तो भारत ग्रीनिच के पूर्व 82.5 डिग्री में पूर्व में स्थित है, तथा यहाँ का समय जो है, तो ग्रीनिच से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे। यहाँ से यहाँ के पूर्व जो है कितना है? 82.5। 82.5 को हम 4 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? इससे आगे हो जाएँगे, कितना? तो 5.5 घंटे। कितने? तो 5.5 घंटे किससे आगे हैं? तो ग्रीनिच रेखा के पूर्व जो है 82.5 डिग्री में स्थित है, तो उससे हम गुणा करेंगे, तो 5.5 घंटा हम उससे आगे हैं। तो जब हम उससे 5.5 घंटा आगे हैं, इसलिए जब लंदन में दोपहर के कितने बजेंगे? 2 बजेंगे, तो भारत में कितना बजेगा? 7:30 बजेगा। जब वहाँ पे 2 बजेगा, तो भारत में कितना बजेगा? 7:30। क्यों? तो 5.5 घंटा हम उससे आगे हैं, याद रखिएगा। कुछ देशों के देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक इस समय अपनाए गए हैं। वहाँ पर कुछ देशांतरीय विस्तार है, अलग है, बहुत अधिक होता है, इसीलिए एक समय से जैसे भारत में एक ही माना गया है, देशांतरीय या मंत्र माना गया है, वहाँ पर एक से अधिक माना गया है, 2-3 रेखाएँ खींची गई होंगी। गया है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण भी है। उदाहरण में जो रूस जो है, रूस में 11 मानक रेखा है। पूछा जाता है रूस में कितना मानक रेखा माना गया है समयों के लिए अपनाया गया है। तो 11 मानक समयों को अपनाया गया है, जो रूस में कितना है? तो 11 है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बाँटा गया है, और पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में 1-1 घंटा करके उसको बाँटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र को 15 देशांतर तक
पे 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेर लेता है और 15 डिग्री 1 घंटे को जो होगा ये 1 घंटा जो होगा 15 डिग्री और 15 डिग्री 1 डिग्री का कितना होगा 4 तो 4 हो जाएगा तो 4 का 15 से गुणा करते हैं तो 1 घंटा हो जाएगा तो ये 24 भागों में बँटा गया है तो यह कितना हो जाएगा 24 घंटा हो जाएगा। तो ये समय जो है इस प्रकार ऐसे घेरता है। तो ये अध्याय जो है आज समाप्त होते हैं। आप हमको लगता है ये अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे जो भी मुख्य थे देशांतर था और अक्षांश था, यमोन्तर था और ग्रीनिच था और यहाँ पर समय रेखा को हम कैसे मापते हैं, समय कैसे निकालते हैं उसके बारे में था। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, हमको विश्वास है। आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएँगे। कोशिश करिएगा कि इससे आपको बार-बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप सही से इसको याद कर लें। जैसे यहाँ पर देखिए पृथ्वी का सही आकार क्या है तो क्या है उत्तर से और दक्षिण से दोनों तरह क्या है थोड़ा-सा चिपटा हुआ है और बाहरी मध्य भाग क्या है उभरा हुआ है। कर्क रेखा क्या है ऊपर का भाग कर्क रेखा होता है, नीचे का भाग क्या होता है मकर रेखा होता है। अक्षांश क्या है अक्षांश जो होता है समांतर होता है, देशांतर क्या होता है एक भाग में एक रेखाओं से जाकर मिलती है। अक्षांश क्या होता है? एक समांतर रेखा होता है, एक साथ एक समय चलता रहता है। और साढ़े 5 घंटा क्या है तो भारत से समय साढ़े 5 घंटा जब बजता है तो लंदन में क्या होता है 12 बज रहे होते हैं, क्यों? तो वहाँ से यहाँ का समय जो क्या है साढ़े 82 डिग्री यमोन्तर में है इसलिए वो उससे आगे है। आप देखिए यहाँ पर प्रमुख यमोन्तर मान है तो 0 डिग्री होता है। क्या होता है? ये 0 डिग्री होता है। शीत कटिबंध में नज़दीक में क्या पाया जाता है? तो शीत क्या होता है? शीत क्या होता है? ऊपर में होता है। शीत कटिबंध के ऊपर में आप देखिएगा तो ध्रुव विषुवत ध्रुव है और देशांतरों के कुल कितना होता है 360 होता है। तो आप ये सब याद रखिएगा और जितना भी हम पढ़े हैं उसको आप समझते हुए आगे बढ़िएगा। मकर रेखा कहाँ पर स्थित है, ऊपर में कितना डिग्री पर स्थित है, कर्क रेखा कितना डिग्री पर स्थित है, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया आपका और आगे हम इसके सेकंड अध्याय जो कि तीसरा अध्याय होगा उसको हम पढ़ेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अगले अध्याय में मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।